तो गाइस अब इसके बाद कहानी 2006 से शुरू होती है और हम गेतो को एक गली में जाता हुआ देखते हैं और उसे एक कर्स्ड स्पिरिट दिखाई देती है और गेतो उसे एक्सरसाइज करके उसे एक गोलेम में बदल देता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं। एक का नाम है मेमे जो कि एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है और दूसरी लड़की का नाम है उताहिमे जो कि एक सेकंड ग्रेड सॉर्सरर है। और मेमे उताहिमे के साथ एक मिशन पर आई है। एक हॉन्टेड हाउस है और इन दोनों को उस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाकर वहाँ पर मौजूद सभी कर्स्ड स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करके खत्म करना है। दरअसल ये घर एक बिजनेस ओनर का था जिसके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, पर पिछले साल ही एक महामारी के कारण वो बंदा दिवालिया हो गया और उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ इसी घर में सुसाइड कर लिया। और उस दिन के बाद से लोग इसे एक हॉन्टेड हाउस बोलने लगे क्योंकि जो कोई भी इस घर में गया वो वापस कभी नहीं आया। और इंटरनेट के कारण ये बात हवा की तरह फैल गई और क्यूरियोसिटी की वजह से बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट भी इस घर के अंदर गए थे, पर उनमें से कोई भी अपने घर वापस नहीं आया। और इन्हीं कर्स्ड स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करने मेमे और यूटाहिमे को भेजा गया है। वहाँ पर पहुँचते ही मेमे को सेंस हो जाता है कि घर के बाहर कोई भी कर्स्ड एनर्जी नहीं है बल्कि इस घर के अंदर ही है। मेमे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन यूटाहिमे की बैंड बजी होती है। ये लड़की इस वक्त बुरी तरह से डरी होती है। वो लोग बहुत देर तक उस घर में इन्वेस्टिगेट करते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी कर्स्ड स्पिरिट नहीं मिलती, इतना ढूंढने के बाद भी। और अब उटाहिमे को रियलाइज होता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर बहुत ही देर से एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं। मेमे ने वॉल के ऊपर एक मार्क भी बनाया था जिसे वो लोग अभी तक 3 बार क्रॉस कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि वो लोग एक बैरियर के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। और वो समझ आते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आए होंगे वो भी हमारे ही तरह एक एंडलेस लूप के अंदर फंस जाते होंगे। वो जितना मर्जी आगे चलते रहे, रास्ता कभी भी खत्म नहीं होने वाला। अब वो लोग सोचते हैं कि इस बैरियर को भाई कैसे तोड़े। उताहिमे को लगता है कि ये एक सर्कुलर बैरियर है जो कि सर्कल में लूप बना रहा है। वो लोग पिछले आधे घंटे से लगभग 4 किलोमीटर चल चुके थे और थोड़ा और ध्यान देने पर उताहिमे रियलाइज करती है कि ये बैरियर कोई सर्कुलर लूप नहीं बना रहा बल्कि ये एक लीनियर बैरियर है। और अगर वो लोग बहुत ही तेजी से नॉन स्टॉप भागे तो इस बैरियर को ब्रेक किया जा सकता है। अब उताहिमे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और मेमे से कहती है तू देखती जा, अब देख मैं क्या करती हूँ। अब तो बेटा तेरे को मुझे ना प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए। मेमे उसे कहती है हाँ जरूर, बता कितने पैसे देगी इसके। बहन मुझे तो बस पैसे से मतलब है, 2 लाख दे और तेरे को मैं प्रमोट करवा दूंगी। और अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ऑपोजिट डायरेक्शंस में भागेंगे जिससे कि वो बैरियर और भी जल्दी टूट जाएगा। और वो लोग अपनी पूरी स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शंस में भागना शुरू कर देते हैं और फाइनली उस बैरियर को ब्रेक कर देते हैं। अब वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो वो अपने सामने गोजो को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो पिछले 2 दिनों से उस बैरियर के अंदर ट्रैप हो रखे थे, इसीलिए उन्हें ढूंढने के लिए गोजो, गेतो और शोको को वहाँ पर भेजा गया था उन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए। अब इस शोको को भी हम पहले सीजन में देख चुके हैं, गोजो की डॉक्टर फ्रेंड जिसने यूजी को हायर अप से छुपाने में गोजो की मदद की थी। अब उस बैरियर के टूटने की वजह से उस हॉन्टेड हाउस की कर्स्ड स्पिरिट्स बाहर आ जाती हैं। यूताहिमे उसको देखकर बुरी तरह से डर जाती है। वो कर्स्ड स्पिरिट उसके पीछे ही खड़ी होती है और तभी गोजो से कहता है ए लड़की रोना बंद कर, मैं तुझे बचा लूंगा, चिंता मत कर तू। और हमें पता चलता है कि उताहिमे और गोजो अच्छे दोस्त हैं काफी। और तभी हम देखते हैं कि गेटो अपनी एक कर्स्ड स्पिरिट की हेल्प से उस हॉन्टेड हाउस वाली कर्स्ड स्पिरिट को एक्सरसाइज करता है ताकि वो उसे बाद में खा सके। और गेतो उस कर्स्ड स्पिरिट को हरा देता है और शोको उताहिमे को हक करती है। इसके बाद ये सभी लोग वापस से जुजुत्सु हाई आ जाते हैं और स्कूल पहुंचते ही उनका टीचर यागा उन्हें लेक्चर देने लगता है। अब यागा उन तीनों से पूछता है अभी तो कर्टन तो लगा ही दिया होगा तुमने, पर हमें पता चलता है कि ये काम गोजो को सौंपा हुआ था और वो कर्टन लगाना भूल गया, जिसकी वजह से गोजो को बहुत ही ज्यादा मार पड़ती है। अब इसके बाद वो तीनों स्पोर्ट्स रूम में जाकर बास्केटबॉल खेलने लगते हैं। गोजो पूछता है यार फालतू में मार दिया मुझे, तो वो कर्टन लगाने की जरूरत ही क्या है, क्यों लगाना है वो, क्योंकि आम लोग ना तो कर्स को देख सकते हैं, ठीक है, और ना ही कर्स्ड टेक्निक्स को। और गाइस ये जो यागा है ये इस वक्त जुजुत्सु हाई का प्रिंसिपल है, लेकिन उस वक्त यागा इनका टीचर हुआ करता था। और गोजो ये भी कहता है कि भाई ये कमजोर लोगों को बचाना तो बड़ा बोरिंग काम है यार, मैं तो थक गया हूँ। और तभी गेतो से कहता है भाई गोजो हमारा काम ही यही है, आम लोगों की हिफाजत करना। अब वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं इसके बारे में कि तभी उनका टीचर वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है ओए फिर से लड़ रहे तुम लोग। पर गोजो कहता है अरे नहीं हम तो ऐसी मस्ती कर रहे थे, ये देखो हम तो मस्ती कर रहे हैं, हम थोड़ी लड़ रहे हैं। और यागा उनसे कहता है हाँ ठीक है, तुम दोनों को अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना है। हालांकि ये मिशन तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा डिमांडिंग हो सकता है और हो भी सकता है कि तुम इसे ना कर पाओ, लेकिन खुद टेंगन सामा ने तुम्हें इस मिशन के लिए चूज किया है। अब ये टेंगन सामा वही आदमी है जो कि जुजुत्सु हाई का गार्डियन है। ये बंदा 10,000 साल का है और जुजुत्सु वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी है। ये बंदा अपनी कर्स्ड एनर्जी की वजह से इमोर्टल हो चुका है, पर इमोर्टल होने के बावजूद भी उसकी बॉडी बूढ़ी होती है। अब आज से 2 दिन बाद इस बंदे को उसके स्टार प्लाज्मा वेसल से इमर्ज किया जाने वाला है और जो लड़की इस बंदे का वेसल बनेगी उसकी इंफॉर्मेशन अब लीक हो चुकी है। और 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस लड़की को मारना चाहते हैं। इसमें से पहला है क्यू ग्रुप और इसमें वो बंदे हैं जो कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स के खिलाफ हैं और उन्हें दुनिया से ही खत्म करना चाहते हैं। और दूसरा है स्टार रिलीजियस ग्रुप। ये लोग मास्टर टेंगन को भगवान की तरह पूजते हैं और ये लोग नहीं चाहते कि उन्हें किसी भी ह्यूमन के साथ मर्ज किया जाए और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। हालांकि इस ग्रुप में कोई भी कर्स यूजर्स नहीं है। अब इस प्लाज्मा वेसल की इंफॉर्मेशन लीक होते ही दोनों के दोनों ग्रुप अब उस लड़की को मारने के पीछे पड़ चुके हैं और अब गोजो और गेतो का यही मिशन है कि वो दोनों उस लड़की को बचाएं कुछ भी करके और उस लड़की को सही सलामत जुजुत्सु
सहाय में लेकर आए और फिर टेंजन सामा के साथ उसकी इमरजेंसी को पूरा करें। अब वो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए उस लड़की को रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जिस होटल में उस लड़की को रखा गया था, गोजो उसके बाहर निगरानी रखता है और गेटो उसे लेने अंदर जाता है। अब भाई गोजो बहुत ही ज्यादा फुकरी में होता है कि उसके होते हुए तो कुछ हो ही नहीं सकता, उस स्टार प्लाज्मा वेसल को देख लेगा एक एक कोई। पर तभी हम देखते हैं कि क्यू ग्रुप का एक सोल्जर उस होटल के अंदर एक ब्लास्ट करता है जिससे वो लड़की नीचे गिरने लगती है। पर गेटो अपनी एक कर्स्ट की हेल्प से उसे बचा लेता है। उस होटल के बाहर गोजो पर भी अटैक होता है और उसकी तरफ बहुत सारे नाइव्स उड़ते हुए आते हैं। पर हम देखते हैं कि गोजो से टकराने से पहले ही वो सभी के सभी नाइव्स रुक जाते हैं, उसे एक खरोंच तक नहीं आती। होटल के बाहर एक बिल्डिंग के अंदर से दो लोग ये सब होता हुआ देख रहे थे, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था और दूसरा एक एजेंट। वो एजेंट उस कॉन्ट्रैक्ट किलर से कहता है स्टार रिलीजियस ग्रुप के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जुजुत्सु सॉर्सर से लड़ सके। उस ग्रुप में कोई भी कर्स्ड यूजर नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास अंधा पैसा है। तो बताओ क्या तुम उस लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लोगे? और ये बंदा उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उस क्यू ग्रुप के जिस सोल्जर ने उन पर अटैक किया था, गेटो के एक कर्स ने उस सोल्जर को पकड़ लिया है और उसे किसी करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बंदा खिड़की के बाहर होता है और गेटो अंदर होता है और गेटो एकदम मस्त चाय पी रहा होता है सोफे पे बैठकर। और वो सोल्जर कहता है भाई प्लीज यार हटा दे इसे, अरे नहीं करनी मेरे को किस चीज को, मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। लेकिन गेटो कहता है हाँ क्या तुमने कुछ कहा? मुझे लगा तुमने कुछ कहा। और अब जब वो बंदा देखता है कि ये गेटो तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा, तो वो उसे धमकी देते हुए कहता है तो रुक जा बेटे, हमारा सबसे खतरनाक सोल्जर आने वाला है, अभी देख लियो अभी तू। अब गेटो अपना फोन निकालता है और उसे एक पिक्चर दिखाते हुए कहता है ये तो नहीं है वो, चेक करियो जरा। और उस फोटो के अंदर हम देखते हैं कि गोजो पहले ही उसकी बैंड बजा चुका है और उसके साथ एक सेल्फी ली होती है उसने। अब ये देखकर वो बंदा बुरी तरह से डर जाता है और हार मान लेता है। अब क्यू ग्रुप पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। अब इसके बाद हम उसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को एक बोट रेस एरिना में देखते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर कोई और नहीं बल्कि मेगुमी फुशिग्रो का फादर तोजी फुशिग्रो है। अब वही एजेंट जिसे हमने भी पहले देखा था, वो फुशिग्रो के पास आता है उससे बात करने के लिए और उसे पूछता है अबे ओ भाई क्या हो गया तुम्हें, तुम मारने नहीं जा रहे उसे, यहाँ पे बस पूरे दिन बोट देखनी है तुमने? तोजी उसे कहता है देख भाई उसके साथ ना अभी गोजो है और जब तक गोजो उस लड़की के पास है मैं उसे हाथ भी नहीं लगा सकता भाई, सही बता रहा हूँ। और बिना किसी प्लान के उस गोजो को हराना नामुमकिन है, हमें पहले कुछ लोगों को उससे लड़ने भेजना होगा ताकि गोजो थक जाए और फिर मैं उस पर अटैक करके सोच सकता हूँ कि मैं उसे हरा पाऊंगा, वो भी शायद। पर तोज उसके इस प्लान से बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं होता, उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे और वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने 30 मिलियन येन लगा दिए थे इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वो मेगुमी के बारे में पूछता है तोजी से, पर हम देखते हैं कि इस बंदे को पता ही नहीं होता कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। मेगुमी? कौन मेगुमी भाई, ये क्या बंदा है, अपने बेटे को भूल गया। अब इसके बाद हम गोजो को देखते और रिको उसके गोद में पड़ी होती है और तभी रिको को होश आ जाता है और वो देखती है कि गोजो ने उसे गोद में उठा रखा है। और ये देखकर वो लड़की गोजो को एक जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है तूने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, अब नहीं बचेगा तू, अब तू देख बेटा, अब तू गया, अब तू देख। दरअसल इस लड़की को लगता है कि गोजो और गेतो इसे मारने आए हैं, लेकिन गेतो उस लड़की को समझाता है अरे नहीं नहीं हम तो तुम्हें बचाने आए हैं भाई, हमें क्यों मार रही हो तुम, हमने क्या किया है। लेकिन रिको कहती है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता भाई, तुम लोग तो शक्ल से ही गुंडे लगते हो, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और तभी वहाँ पर रिको की केयर टेकर मिसाता आ जाती है और फाइनली ये औरत रिको को समझाती है कि ये दोनों हमारी तरफ हैं। और तभी गोजो सोचता है कि उसे तो लगा भाई अगर हम इसे बताएंगे कि इस पे कर्स्ड स्पिरिट्स ने हमला किया है, इसकी जान खतरे में है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाएगी। पर भाई ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये तो उल्टा हम पे शक कर रही है, क्या है ये लड़की। और तभी वो लड़की उठकर कहती है नहीं नहीं मैं नहीं डरती किसी से, लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे मारी जाऊंगी, लेकिन मैं अब मास्टर टेंजन बनने वाली हूँ और हमेशा से ही मैं यही करना चाहती थी। और तभी उसे याद आता है कि उससे तो स्कूल जाना है और तभी वो अपने स्कूल के लिए निकल पड़ती है। ये देखते ही गोजो यागा को कॉल करता है और बोलता है हेलो सर, हम तो इसे आपके पास लेके आने वाले थे पर ये तो स्कूल भाग गई, इस लड़की को तो स्कूल जाना है। यागा गोजो को बताता है गोजो भाई क्या कर रहे हो ये तुम, मास्टर टेंजन का ऑर्डर है, उसे जल्दी से जुजुत्सु हाई लेकर आओ, इमरजेंसी के दिन से पहले वो लड़की यहाँ पर होनी चाहिए है। चलो कोई नहीं, करने दो उसे मौज मस्ती, अभी 2 दिन में उसकी लाइफ बदलने वाली है पूरी तरह से। मिसातो ये सारी बातें सुन लेती है और वो काफी इमोशनल हो जाती है और मिसातो उन दोनों को बताती है कि दरअसल रिको बचपन से ही अकेली है, उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से वो ही उसकी केयर टेकर है। इसके बाद हम देखते हैं कि तोजो के कहने पर रिको को मारने के लिए उस एजेंट ने 30 मिलियन येन की एक बाउंटी रखी होती है जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए ही है। और ऐसा होते ही बहुत सारे कर्स्ड यूजर्स रिको को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। अब रिको को बचाने के लिए गेतो ने उसके साथ अपनी बहुत सारी कर्स्ड स्पिरिट्स को भेजा हुआ था जो कि उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी 2 स्पिरिट्स को किसी गुंडे ने मार दिया है। और ये पता चलते ही गोजो, गेतो और मिसाता उसके स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं उसे बचाने के लिए। अब स्कूल पहुंचते ही गेतो उसी कर्स्ड स्पिरिट को ढूंढने लग जिसने उसकी स्पिरिट्स को मारा था। उधर वो एजेंट तोजी को कॉल करता है और कहता है रिको उसके स्कूल में ही है, पर अगर तुमसे पहले किसी और कर्स्ड यूजर ने उसे मार दिया तो वो 30 मिलियन येन तुम्हें नहीं उसे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, समझ गए ना। पर तोजी उसे कहता है भाई तुम ये मत बोलो कि वहाँ पे गोजो खड़ा है, वहाँ पे उसके साथ, जब तक गोजो रिको के साथ है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और अब अगले 48 आवर्स तक वो सभी बाउंटी हंटर्स गोजो और बाकी सॉर्सर्स को बस थकाने का काम करने वाले हैं और देखा जाए तो वो हमारा काम फ्री में कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गेतो फाइनली उसी कर्स्ड यूजर के सामने खड़ा होता है जिसने उसकी उन दोनों स्पिरिट्स को मारा था और उसे देखकर उसे लगता है कि ये तो एक यंग सॉर्सर है, इसे हराना तो मेरे बाईं उंगली का काम है। लेकिन इससे पहले वो गेतो को छू भी पाता, गेतो उसे एक इल्यूजन में फंसाता है और उसे अपना मरा हुआ डॉग दिखता है जिसे देखकर
वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी गेतो सही मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है। दरअसल बचपन में इस कर्स्ड यूजर की फैमिली ने उसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था क्योंकि उसे स्पिरिट्स दिखाई देती थी। उसके पेरेंट्स ने हमेशा से ही उसे डांटा था क्योंकि वो लोग उसे कभी नॉर्मल समझते ही नहीं थे और उसकी लाइफ में उसके उस डॉग के अलावा और कोई भी नहीं था जिसने कभी उससे प्यार किया हो और उसे एक्सेप्ट किया हो और इसीलिए बीच फाइट में उसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिको को ढूंढने की डेस्परेशन में गोजो सीधा क्लास का गेट खोलकर उसकी क्लास में घुस जाता है और रिको की सभी क्लासमेट्स को लगता है कि ये गोजो इसका बॉयफ्रेंड है और ये सभी लड़कियां उसे छेड़ने लग जाती है। हाँ भी रिको, तूने तो बताया नहीं हमें कभी। नहीं ये मेरा कजन है। क्या तुम लोग चुप। अब इतने ज्यादा हैंडसम लड़के को देखकर सारी की सारी लड़कियां गोजो की दीवानी हो जाती हैं और तभी गोजो अपना एक पोज करता है उन लड़कियों के सामने और सभी लड़कियां पागल हो जाती हैं जैसे उन्होंने किसी BTS के मेंबर को देख लिया होता है। और तभी रिको की टीचर भी वहां आकर गोजो को उसका नंबर दे देती है और कहती है प्लीज कॉल मी। अब गोजो रिको को लेकर उस स्कूल से निकल जाता है और तभी स्कूल के बाहर मिसाता को एक मास्क पहना हुआ कर्स्ड यूजर दिखाई देता है। उसके हाथ में एक झाड़ू होता है और वो उस झाड़ू का यूज करके ही उस पर जोर से हमला करती है और तभी गेतो भी वहां पर आ जाता है और उस बंदे के थ्रू जो कि हमने अभी पहले देखा था उसके थ्रू गेतो को पता चलता है कि रिको के सिर पर किसी ने बाउंटी रखी है 30 मिलियन येन की जिसकी टाइम लिमिट कल खत्म होने वाली है और ये बात वो गोजो को कॉल करके बता देता है। और तभी गोजो के सामने भी वही मास्क पहना हुआ यूजर आ जाता है। ये कर्स यूजर अपने 5 क्लोन्स बना सकता था और उनमें से एक क्लोन मिसाता ने मार दिया है। अब गोजो देखता है कि उसके सामने बहुत ही सारे क्लोन्स आ रखे होते हैं उसके, लेकिन भाई हमारे गोजो को क्या ही फर्क पड़ता है और गोजो उन सभी के सभी क्लोन्स को चुटकियों में ही खत्म कर देता है और फिर अपनी एक कर्स्ड टेक्निक का यूज करके उस कर्स यूजर को उठाकर एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। इसके बाद वो रिवर्स्ड कर्स टेक्निक रेड यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे एक्टिवेट ही नहीं कर पाता और इससे हमें रियलाइज होता है कि अभी तक गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पाता और गोजो एक पंच से ही उस यूजर को खत्म कर देता है। रिको ये देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि किस तरह गोजो ने कितनी एफर्टलेसली उस कर्स यूजर को चुटकियों में खत्म कर दिया और रिको को रियलाइज होता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी अचानक से रिको के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे देखकर रिको के होश उड़ जाते हैं। दरअसल मिसाता को किसी ने किडनैप कर लिया था। रिको गोजो को वो मैसेज दिखाती है। गेटो इस बात के लिए खुद को ब्लेम करता है, अगर मैंने मिसातो को अकेला नहीं छोड़ा होता तो ऐसा होता ही नहीं, पर गोजो से समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो उसे ये लगता है कि अब उसके दुश्मन मिसातो के बदले रिको की डिमांड करने वाले हैं या फिर उनसे कहेंगे कि अगर तुम्हें मिसातो जिंदा चाहिए ना तो रिको को हमारे हवाले कर दो या उसको मार दो। अब वो किडनैपर्स उन्हें एक्सचेंज के लिए एक दूसरे शहर में बुलाते हैं। गोजो प्लान करता है कि हम रिको को जुजुत्सु हाई में ड्रॉप करके शोको या फिर किसी और को रिको बनाकर अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन रिको ने कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, इमरजेंसी से पहले मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। गोजो रिको की बात मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि ओकिनावा शहर में पहुंचते ही गोजो और गेतो चुटकियों में मिसातो को उन किडनैपर से छुड़ा लेते हैं और इसके बाद ये चारों बीच पर जाकर मजे करते हैं जहाँ गोजो और रिको बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन गेतो और मिसातो बीच पर बैठकर ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन किडनैपर्स ने इन्हें ओकिनावा ही क्यों बुलाया भाई, और भी तो कितने सारे सिटीज है यहाँ पे, तो इन्होंने यहीं पर क्यों बुलाया हमें, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने एयरपोर्ट पर अटैक करने का सोचा हो, क्योंकि यहाँ से वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है बाय एयर। गेतो से समझाता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के लिए उन्होंने पहले ही कुछ लोग बुला रखे हैं वहाँ पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के नाम पर इन्होंने सिर्फ 2 लड़के बुलाए होते हैं वहाँ पर, जिसमें से एक था हनामी जिसे हम पहले देख चुके हैं और दूसरे लड़के का नाम है हाइबारा। हाइबारा इस मिशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो बस किसी तरह से गोजो को इम्प्रेस करना चाहता है। उधर हम देखते हैं कि फ्लाइट का टाइम होने वाला था और इसीलिए गेतो गोजो से कहता है कि चल भाई बहुत हो गई मटर गश्ती, टाइम हो गया फ्लाइट का, चलो अब। और ये सुनकर रिको बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि अभी तो उसे मजा आना शुरू हुआ था और वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो भी ऐसे नॉर्मल लाइफ ही जीना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म होने वाला था। गोजो रिको को देखकर समझ जाता है और उसे कहता है हम आज नहीं कल जाएंगे क्योंकि इमरजेंसी डे वैसे भी शाम को है कल और इस शहर में टोक्यो से तो कम ही कर्स यूजर्स है, तो हम लोग यहाँ पर सेफ रहेंगे और तो और कल सुबह इसके सर से बाउंटी भी उतर जाएगी तो कोई भी इस पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। तो देखा जाए तो ओकिनावा टोक्यो से तो काफी बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे। और ये सुनते ही रिको दोबारा से खुश हो जाती है बहुत ज्यादा, लेकिन एक बात गेतो को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही होती है। गेतो गोजो को लेकर काफी ज्यादा चिंता में था कि कहीं रेस्ट न मिलने पर गोजो एग्जॉस्ट ना हो जाए। गेतो गोजो से कहता है पूरी रात BGMI खेलते हो तो क्या तुम्हें सही में लगता है कि यहाँ पे पूरी रात जागना और रुकना सही रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है तुम बहुत ज्यादा थक चुके होगे। लेकिन गोजो से कहता है हाँ भाई सही कह रहे हो तुम, पर चलो एक ही दिन की बात है, कल बाउंटी खत्म हो जाएगी, मिशन भी खत्म हो जाएगा उनका, फिर रिको तो सेफ है ही। और कहता है भाई तुम चिंता मत करो, मैं सही हूँ, वैसे भी तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे होते हुए मुझे क्या सकता है। और फाइनली गेतो मान जाता है एक दिन और रुकने के लिए वहीं पर। और इस दिन वो लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं, घूमने जाते हैं, मस्त मस्त खाना खाते हैं, एक्वेरियम जाते हैं, फिशेस को देखते हैं, भाई पता नहीं क्या क्या करते हैं ये लोग। और अगले दिन ये लोग फाइनली बिना किसी प्रॉब्लम के टोक्यो पहुंच जाते हैं और जुजुत्सु हाई में एंटर कर जाते हैं। और अब रिको के सिर पर जो बाउंटी लगी थी वो भी खत्म हो गई है और अब ये लोग जुजुत्सु हाई के बैरियर के अंदर फाइनली सेफ हो चुके थे। और इस बैरियर के अंदर आते ही सब लोग चैन की सांस लेते हैं। और गाइस पिछले 3 दिन तक गोजो 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोया था और ना ही उसका फोकस रिको पर से हटा। गेतो से कहता है वाह भाई बहुत बढ़िया, और उसे कहता है चलो भाई थोड़ा रिलैक्स कर लो अब गोजो, हो गया हमारा काम। और गोजो एक चैन की सांस लेता है फाइनली, लेकिन तभी पीछे से गोजो के ऊपर
एक अटैक होता है और एक तलवार उसके सीने में घुस जाती है। ये देखकर गेतो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस जुजुत्सु हाई के स्कूल बैरियर के अंदर एंटर करना इम्पॉसिबल था और तो और गोजो को छू पाना। लेकिन ना ही इस बंदे ने इस बैरियर को तोड़ के अंदर आया बल्कि गोजो के सीने में एक तलवार भी घुसा दी और हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं टोजी फुशिगरो है। पर हम देखते हैं कि गोजो ऐसे खड़ा था कि जैसे उसको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। गोजो पीछे मुड़कर देखता है और पूछता है, अबे हम पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ टोजी गोजो को बताता है कि कुछ साल पहले जब मुझे गोजो क्लैन के 6th आइड बॉय के बारे में पता चला तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया था और इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पर देखने आया था। तुम तब बच्चे थे लेकिन बावजूद उसके तुमने मुझे सेंस कर लिया था। उस टाइम पर ऐसा कोई नहीं था जो मुझे सेंस कर सकता है और तुम पहले और आखिरी इंसान हो जो मुझे सेंस कर पाए थे उस दिन। और उस दिन से ही मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो गया था और इसीलिए मैंने इन 3 दिनों में पहले तुम्हें थकाया, तुम्हारी सेंसेस को कमजोर किया, तुम्हें एग्जॉस्ट किया और फिर मौका मिलते ही तुम पर अटैक कर दिया। टोजी फुशिगरो बिना किसी कर्स्ड एनर्जी के पैदा हुआ है जिसका मतलब है कि कोई भी कर्स यूजर इसे सेंस नहीं कर सकता। लेकिन बावजूद उसके गोजो इतना ज्यादा पावरफुल है वो उसे सेंस कर सकता है। और अब गेतो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी एक कर्स्ड स्पिरिट से टोजी पर हमला कर देता है और सीधे गोजो को संभालने उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन गोजो उसे वहीं पर रोकते हुए कहता है, अरे ठीक हूँ भाई मैं, हालांकि मैं सही टाइम पर उसे सेंस नहीं कर पाया पर मेरे वाइटल ऑर्गन्स बिल्कुल सही सलामत है, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देखो मस्त हूँ मैं एकदम। एक तो ऐसा लगा बस किसी ने सेफ्टी पिन डाल दी थी, बस जाओ और रिको को बचा दो और इसे सीधा मास्टर टेंजन के पास लेकर जाओ। इस टोजी को मैं संभालता हूँ। अब गेतो गोजो को छोड़कर वहाँ से जाना तो नहीं चाहता था पर अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब गेतो रिको और मिसातो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि टोजी ने अपनी स्वॉर्ड से गेतो की कर्स्ड स्पिरिट के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और अब गोजो और टोजी के बीच में फाइट होने वाली है। अब गोजो देखता है कि उसके हाथ में जो इस वक्त तलवार थी वो तलवार नहीं थी जिससे अभी उसने पहले अटैक किया था। ये एक दूसरी तलवार थी जो कि एक कर्स्ड टूल है और तो और अब टोजी के गले के ऊपर एक कर्स्ड स्पिरिट भी बैठी हुई है। इस तरफ गोजो को जिंदा देखकर टोजी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अबे तू जिंदा कैसे बच गया? बे मुझे पता ही था तू ऐसे थोड़ी मरने वाला है और तूने रिको को भी भेज दिया, मुझे लग रहा है कहीं दिख तो रही नहीं है वो। लेकिन गोजो उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और अब टोजी फाइनली गोजो को अपना प्लान बताता है कि रिको के ऊपर बाउंटी लगाने वाला वही था। मुझे पता था अगर मैं तुम पर डायरेक्ट हमला करूंगा तो मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं कभी सामने से आकर तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए पहले मैंने तुम्हें थकाया, मिसातो का किडनैप किया, ये सब कुछ मेरा ही किया धरा था। ये सुनकर गोजो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टोजी पर अपना पहला अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि टोजी बहुत ही आसानी से गोजो के अटैक को डॉज कर जाता है और तभी उसे रियलाइज होता है कि टोजी कोई मामूली इंसान नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है और तो और इस बंदे के पास कोई कर्स्ड एनर्जी भी नहीं है, फिर भी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोजी उछलते उछलते गोजो के पास आने लगता है पर गोजो एक ही पंच से उसे दूर धकेल देता है। और यहाँ पर गोजो को एक और चीज रियलाइज होती है और वो ये है कि जिस किसी को भी गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक के बारे में पता है उसके पास आने की कोशिश तो कभी भी नहीं करेगा। टोजी के हाथ में जो हथियार है वही उसका ट्रम्प कार्ड है, इसलिए गोजो समझ आता है कि उसे टोजी को अपने पास नहीं आने देना। और तभी गोजो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करके अपने आसपास का सारा एरिया उड़ा देता है ताकि टोजी कोई भी कवर वगैरह ना ले पाए और गोजो उसे आसानी से देख पाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं जिन्हें फ्लाई हेड्स कहा जाता है और वो सभी के सभी गोजो को घेर लेते हैं। गोजो समझ आता है कि टोजी ने ये एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट किया है ताकि वो उसे देख ना सके। और तभी गोजो समझ आता है कि इसका मतलब ये है कि वो रिको के पीछे चला गया है। अब गोजो रिको के पीछे जाने ही वाला होता है कि तभी गोजो रियलाइज करता है कि टोजी उसके पास आ चुका है और ये भी उस टोजी की एक चाल थी, उसे ये सेंस करवाने के लिए कि टोजी रिको के पीछे भाग चुका है। लेकिन ऐसा नहीं था, वो वहीं पर था अभी भी। और इससे पहले कि गोजो टोजी को अपने पास आता हुआ सेंस करता, टोजी अपने कर्स्ड वेपन की हेल्प से गोजो पर हमला कर देता है और उसे चीर देता है। वो उसके दोनों के दोनों पैरों पर बुरी तरह से हमला करता है और ये इतना खतरनाक अटैक था कि गोजो एक ही सेकंड के अंदर अंदर जमीन पर लेट जाता है और अब गोजो ऑलमोस्ट मरने वाला था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गोजो के पास इतनी ज्यादा पावर थी और उसके पास इन्फिनिटी शील्ड भी है तो ये टोजी इस पर अटैक कैसे कर पाया? तो गाइस दरअसल इस बंदे के पास एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड टूल है जिसका नाम है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और इस टूल की खासियत ही यही है कि इस वेपन से किया गया कोई भी अटैक सामने वाले की किसी भी टेक्निक को ब्रेक कर सकता है। इसलिए वो वेपन गोजो की इन्फिनिटी बैरियर को ब्रेक करते हुए गोजो के अंदर पहुंच पाया। अब दूसरी तरफ हम गेटो को देखते हैं जो कि रिको को लेकर उसी जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पर इमरजेंस किए जाने वाला है और यहाँ से आगे सिर्फ रिको और गेटो ही जा सकते थे। रिको मिसातो को एक आखिरी बार गले लगाती है और उसे एक फाइनल गुड बाय कहती है। रिको बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसे दोबारा कभी नहीं देखने वाली और अब सब कुछ बदल जाएगा। और इसी के साथ वो फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर मास्टर टेंजिन होता है। ये तो उसे बताता है कि इसी जगह पर तुम्हारी इमरजेंसी होगी, अब तुम अंदर जा सकती हो, स्टेयर्स की तरफ से होते हुए गेट तक जाना। और यहाँ पर भी एक बैरियर है और इस बैरियर के अंदर सिर्फ वही जा सकता है जिसे मास्टर टेंजिन ने खुद बुलाया है, मतलब कि तुम। और हाँ, तुम्हारे पास एक और ऑप्शन भी है, अगर तुम चाहो तो इसी वक्त यहाँ से जा सकती हो और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती हो। ये सुनकर रिको बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वापस जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था उसके पास। तो केतो से बोलता है कि हमारे टीचर यागा ने हमें बताया था कि इमरजेंस तुम्हारी मौत के बराबर है और इसीलिए गोजो और मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर इमरजेंस के लिए तुमने मना कर दिया तो हम तुम्हें जाने देंगे। हम इतने बुरे इंसान भी नहीं है
है, दिखने में लगते होंगे पर है नहीं। और मुझे पता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो मास्टर टेंजिन हमारी सिट्टी पिट्टी गुल कर देगा। पर रिको, तुम्हारी मर्जी के बिना कोई भी इमरजेंस नहीं होगा। गेटो की बात सुनकर रिको की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे कहती है, तुम्हें पता है मॉम डैड के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरे होने या ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब सब लोग मुझे कहते थे कि तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो, तुम सबसे अलग हो, और इसीलिए मैंने इमरजेंस करने का डिसाइड किया था। मुझे लगा था कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों के साथ, तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे होने से फर्क पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा खुश थी और सच बोलूं तो मैं जीना चाहती हूँ, मैं तुम लोगों के साथ वापस घूमना चाहती हूँ। और अब गेतो रिको की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, रिको चलो घर चले। अब रिको बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अपना हाथ गोजो को देने ही वाली होती है कि तभी एक गोली रिको के सर के आर पार निकल जाती है और रिको वहीं पर मर जाती है। और ये गोली उस पर टोजी ने चलाई थी। गेटो को यकीन ही नहीं होता कि आखिर ये हुआ क्या, और टोजी को वहाँ पर देखकर गेटो शॉक्ड रह जाता है। टोजी गेतो को कहता है, हाँ भी मैंने गोजो को मार दिया। और ये सुनते ही गेतो अपना सबसे पावरफुल कर्स्ड स्पिरिट बाहर निकालता है। अच्छा अगर ऐसा है तुम नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूंगा। अब उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और टोजी गेतो के ऊपर 3 बुलेट्स को फायर करता है। हालांकि गेतो उन बुलेट से बच जाता है, लेकिन गेतो देखता है कि उसके सबसे ज्यादा पावरफुल कर्स से लड़ने के बाद भी टोजी एकदम सही सलामत खड़ा होता है। ये देखकर गेतो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। टोजी उसे बताता है कि वो कैसे बैरियर के बावजूद भी स्कूल में घुस पाया, और उसे बताता है कि जुजुत्सु हाई की बैरियर्स सिर्फ स्कूल को छुपाने का काम करते हैं, और अगर किसी को मेन गेट पता हो तो वो बहुत ही आसानी से अंदर आ सकता है। स्पेशली मेरे जैसा कोई जिसके पास कोई कर्स्ड एनर्जी ही नहीं है जिससे कि मुझे ट्रैक किया जा सके। मैं एक भूत हूँ, भूत। और ये तो और भी आसान हो गया जब जुजुत्सु हाई के बाकी के लोग उन फ्लाई हेड से निपट रहे थे। तो अब तुम सोच रहे होगी कि मेरे पास ये कर्स्ड स्पिरिट कहाँ से आई और ये कर्स्ड टूल कहाँ से आया मेरे पास। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये कर्स्ड स्पिरिट मेरे किसी पेट की तरह है और मैं इसके अंदर अपने टूल्स को रख सकता हूँ और उसके बाद मैं जितना चाहे इसको उतना छोटा करके खा जाता हूँ, और इस तरह से ये कर्स मेरी तरह इनविजिबल हो जाता है। अब गेतो को समझ आ जाता है कि टोजी हेवनली रेस्ट्रिक्शंस के साथ पैदा हुआ है, पर गेतो के मन में अभी भी एक सवाल था, यहाँ तक पहुँचे कैसे, मुझे ये बताओ पहले। इस जगह की लोकेशन तो किसी को भी नहीं पता। टोजी उसे बताता है कि हेवनली रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उसके सेंसेस बहुत ही ज्यादा तेज हो चुके हैं और कोई भी इंसान अपने पीछे उसकी स्मेल या फिर फुटप्रिंट्स तो छोड़ता ही है। तो मैं उसी को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गया। गेतो से पूछता है, अच्छा तो तुम्हें रास्ते में मिसातो तो मिली ही होगी। और टोजी उसे बताता है, हाँ भाई मिली तो थी। सच बता रहा हूँ मैं उसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसे जिंदा भी तो नहीं छोड़ सकता था भाई। पता नहीं अब तक वो जिंदा होगी भी या मर चुकी होगी। और ये सुनकर गेतो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गेतो उस पर अपने सबसे ज्यादा खतरनाक कर्स की हेल्प से उस पर अटैक करता है। पर टोजी उसके सभी के सभी कर्स से बहुत ही आसानी से लड़ रहा होता है और उसके रेनबो कर्स को भी मार देता है। ये देखकर गेतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब गेतो टोजी को एक सिंपल डोमेन के अंदर कैद करता है। और तभी गेतो की एक कर्स स्पिरिट वहाँ पर आती है और टोजी से पूछती है, क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ? और जब तक टोजी उसके इस सवाल का जवाब नहीं देगा वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और टोजी उसे कहता है, सच्ची बोलो तो बिल्कुल भी नहीं भाई, तो मेरे टाइप की नहीं है। और उसके ऐसा बोलते ही टोजी के कान के पास एक कट लग जाता है और बहुत सारी ब्लेड्स तेजी से टोजी की तरफ आने लगती हैं। लेकिन इससे पहले कि उसे उन ब्लेड से कोई भी चोट लगती, टोजी एक ही सेकंड में अपने उस कर्स्ड टूल की हेल्प से उन सभी ब्लेड्स को तोड़ देता है। और अब गेतो सोचता है कि क्यों ना वो उसकी कर्स्ड स्पिरिट को ही एब्जॉर्ब कर ले ताकि टोजी के पास कोई वेपन ही ना बचे लड़ने के लिए। गेतो को लगा था कि ये स्पिरिट कमजोर है और बड़ी ही इजीली उसे कंट्रोल कर पाएगा, पर वो कर्स टोजी के ब्लड की तरह थी और वो गेतो के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आती। और अब ये देखते ही टोजी एक दूसरी स्वॉर्ड निकालता है और गेतो को बुरी तरह से घायल कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम शिकिगामी यूजर होते ना भाई तो मैं तुम्हें आज मार देता, लेकिन तुम एक कर्स मैनिपुलेशन यूजर हो। पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद बेचारे उन कर्सेस का क्या होगा। क्या भाई तुम कितने कमजोर हो सबके सब, तुम्हें मेरे जैसे एक गधे ने हरा दिया सबको। क्या तुम, मेरे पास तो कोई कर्स एनर्जी भी नहीं है। और इधर दूसरी तरफ हम गोजो का हाथ हिलता हुआ देखते हैं, जिसका मतलब ये है कि गोजो अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोजी रिको को लेकर स्टार रिलीजियस ग्रुप्स के हेडक्वार्टर्स में आता है, जहाँ रिको की बॉडी को देखकर स्टार ग्रुप का एक हाई अथॉरिटी मेंबर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि रिको को मारना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन टोजी ने ये कर दिखाया। और इसी खुशी में वो टोजी और उस एजेंट को एक्स्ट्रा पैसे देने की बात करता है और वो बंदा रिको की बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि मिसातो को टोजी ने ही किडनैप किया था और उसने कोंग से ये बोला था कि वो उसे मार दे। दरअसल कोंग का ये मास्टर प्लान था कि मिसातो का रेस्क्यू आसानी से हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से गेतो और गोजो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। और तो और ओकिनावा लोकेशन को चूज करने का आइडिया भी कोंग का ही था। अब कोंग वहाँ से चला जाता है और टोजी भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने गोजो आ जाता है और अब गोजो को जिंदा देखकर टोजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। गोजो से बताता है, जब तुमने मुझ पर अटैक किया था तब मैंने लड़ने पर नहीं खुद को हील करने पर फोकस किया था, और रिवर्स्ड कर्स एनर्जी टेक्निक को यूज करके मैंने खुद को हील कर लिया। मैं इससे पहले भी कभी इस टेक्निक को यूज नहीं कर पाया था, लेकिन देखो मौत को छुके टक से वापस आ गया। गोजो पहली बार रिवर्स्ड कर्स टेक्निक को यूज कर पाया था, और वो भी इतने क्रिटिकल मोमेंट पर, जिससे कि वो खुशी से मानो पागल ही हो गया था। और गोजो से ये भी कहता है कि भाई तुमसे ना एक गलती हो गई है, तुम्हें मेरा सर काट देना चाहिए था, पर छोड़ो अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो गए तुम बेटा। ये सुनकर टोजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है
और उसे कहता है लड़ाई तो अब शुरू हुई है। और इसके बाद टोजी गोजो पर बैक टू बैक हमले करता है, लेकिन गोजो एफर्टलेसली उसके सभी अटैक्स को डॉज कर देता है बहुत ही आसानी से। और अब सबसे पहले गोजो रिवर्स्ड टेक्निक रेड यूज करके तोजी पर पहला अटैक करता है, और ये टेक्निक भी गोजो पहली बार यूज कर पाया था। और अब इसके बाद तो गोजो इतना ज्यादा खुश हो गया था कि उसे लगा कि वो स्वर्ग में है, वो हवा में उड़ने लग गया लिटरली। अब तोजी सोचता है ठीक है, तो अब इसके पास इन्फिनिटी ब्लू, रिवर्स्ड कर्स टेक्निक और कर्स्ड टेक्निक रेड भी है। ओके, इनका तोड़ तो है मेरे पास। और तभी तोजी अपने वेपन को एक स्फीयर से कनेक्ट करता है और अपनी पूरी पावर से वो गोजो पर एक के बाद एक हमले करता है। लेकिन हम देखते हैं कि तोजी गोजो को छू भी नहीं पाता। गोजो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अब गोजो कहता है मैं दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हूँ, आसमान में और धरती पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब गोजो की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके बारे में तोजी को नहीं पता होता, और ये बहुत ही रेयर टेक्निक होती है। पहली बार अपनी पर्पल टेक्निक को यूज करता है, एक ऐसी टेक्निक जो कि रेड और ब्लू को मिक्स करने के बाद बनती है। और पर्पल टेक्निक के अटैक से टोजी की आधी बॉडी खत्म हो जाती है। टोजी सिर्फ गोजो से हारता ही नहीं बल्कि अब मरने वाला होता है। अब मौत को खुद के सामने खड़ा हुआ देखकर टोजी को रियलाइज हो जाता है कि शायद उसे गोजो के साथ लड़ना ही नहीं चाहिए था। वो चाहता तो इस फाइट को एस्केप कर सकता था, पर शायद पैसों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। शायद मेरी ईगो ने मुझे हरा दिया। मेरे सामने दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान गोजो सतारो खड़ा है। मैं बस इसे हराना चाहता था ताकि अपने क्लैन को दिखा पाऊं कि मैं कितना काबिल हूँ। इतने में ही गोजो तोजी के सामने आता है और उससे पूछता है तो तोजी तुम्हारे आखिरी शब्द क्या हैं? और तोजी को सिर्फ मेगुमी याद आता है, अपना बेटा। और वो गोजो को बताता है कि आज से 2-3 साल बाद मेरे बेटे मेगुमी को ज़ेनिन क्लैन को बेचा जाने वाला है और तुम्हें जो सही लगे तुम उसके साथ वो ही करना। और ये कहकर तोजी मर जाता है। इस तरफ हम गेतो को देखते हैं और गेतो भागते हुए 4 रिलीजियस ग्रुप्स के हेडक्वार्टर की तरफ जा रहा होता है। और तभी रास्ते में उसे टोजी की वही स्पिरिट दिखाई देती है जो कि इस वक्त बुरी तरह से घायल हो रखी थी, और वो गेतो को इस वक्त मम्मी कहकर बुला रही थी। और अब हेडक्वार्टर्स पहुंचते ही गेतो जैसे ही गेट खोलता है तो उसे गोजो नजर आता है जिसने अपने हाथ में रिको की लाश को पकड़ा हुआ था। और इतना ही नहीं, वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग रिको के मरने पर तालियां बजा रहे होते हैं। वो गोजो को बताता है कि शोको ने मुझे हील तो कर दिया पर मैं लेट हो गया यार, सब कुछ खत्म हो गया, मैं रिको को नहीं बचा पाया। लेकिन गोजो वहाँ पर ऐसे खड़ा था जैसे उसे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। वो गेतो को कहता है गेतो क्या हमें इन सबको मार देना चाहिए? गेतो उसे समझाता है ऐसा करने से अब कोई फायदा नहीं है, अब रिको मर चुकी थी और वो गोजो की गोद में थी। और ये देखकर स्टार रिलीजियस ग्रुप वाले तालियां बजा रहे थे, वो उसकी डेथ को सेलिब्रेट कर रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद कहानी सीधा 1 साल आगे जाती है, अगस्त 2007। यहाँ हम देखते हैं कि गेटो और शोको गोजो की तरफ एक इरेजर और एक पेंसिल मारते हैं। इरेजर तो गोजो की बॉडी से टकरा जाता है, लेकिन पेंसिल इन्फिनिटी शील्ड के कारण उसे छू भी नहीं पाती है। गोजो ने एक्सप्लेन करता है कि अब उसकी इन्फिनिटी मैनुअल से ऑटोमेटिक में हो गई है, जिसका मतलब है कि वो अब अपने आप ही काम करने लग गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, गोजो की इन्फिनिटी शील्ड अपनी तरफ आते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की मास, स्पीड और शेप से ये डिटेक्ट कर लेती है अपने आप कि वो ऑब्जेक्ट उसके लिए कोई खतरा है या नहीं। इसलिए पेंसिल शार्प होने की वजह से वो उसे छू नहीं पाई, लेकिन इरेजर उसकी बॉडी से टकरा गई क्योंकि वो सेफ थी। लेकिन अभी भी उसकी शील्ड पॉइजन को डिटेक्ट नहीं कर सकती। गोजो ने बताता है अब मैं अपनी लिमिटलेस टेक्निक को हर वक्त एक्टिव रख सकता हूँ, वो भी बिना थके। गोजो ने ये भी बताता है कि कैसे साल भर में ही उसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की और उसने अपनी सभी की सभी पावर्स और एबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल कर लिया है। मैंने ब्लू और रेड दोनों टेक्निक्स के शॉर्टकट हैंड साइंस को मास्टर कर लिया है, जिसका मतलब है कि मैं दोनों टेक्निक्स को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकता हूँ और वो भी एक साथ। और मैं बहुत ही जल्द टेलीपोर्ट और डोमेन बनाना भी सीख जाऊंगा। अब ये देखकर गेटो सोचने लग जाता है कि गोजो अब सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन चुका है और वो गेटो से काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। अब गोजो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो किसी भी मिशन को अकेला ही हैंडल कर सकता है। और गाइस, जैसा कि पहले हमने देखा था कि ये गेटो, गोजो और शोको एक साथ मिशंस पर जाया करते थे, तीनों एक साथ ही रहा करते थे, अपना सारा का सारा टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब गोजो अकेले ही मिशन पर जाता था। और रही बात शोको की, तो वो किसी भी डेंजरस मिशन पर अब जाती ही नहीं है। और अब गेतो भी काफी अकेला रहने लग गया था। अब अकेला रहने की वजह से गेतो को वही स्टार रिलीजियस ग्रुप वाला इंसिडेंट याद आता रहता बार बार, रिको की मौत का वो सेलिब्रेशन। गोजो ने रिको को अपनी गोद में उठा रखा था और वहाँ पर खड़े वो लोग जो कि तालियां मार रहे थे, रिको की डेथ को सेलिब्रेट कर रहे थे। इंसानों के इस घिनौने रूप को देखकर गेतो खुद पर ही सवाल करता है कि वो एक जुजुत्सु सॉर्सर क्यों है, वो क्यों इनकी मदद कर रहा है। अब वो जब अकेले मिशन पर जाता था तो यही सोचता था, वो कर्सिस को एक्सरसाइज करना और इन्हें निकल जाना। अकेले में वो खुद से हमेशा पूछता था कि ये सब मैं आखिर किसके लिए कर रहा हूँ, इन इंसानों के लिए। गेतो के मन में इंसानों के लिए थोड़ी थोड़ी नफरत बननी शुरू हो गई थी। अब उसके अंदर का गुस्सा और दर्द इतना ज्यादा होता है कि अब वो पहली बार नॉन सॉर्सरर ह्यूमंस को बदबूदार मंकी कहकर बुलाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गेतो एक जगह पर अकेला बैठा होता है और तभी हाइबारा वहाँ पर आ जाता है, जिसे हमने पहले देखा था उस रिको को प्रोटेक्ट करने वाले मिशन में जो एयरपोर्ट पर खड़ा था। गेतो उस बंदे को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है और ये देखकर हाइबारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हाइबारा उससे बताता है कि वो कल एक मिशन पर जाने वाला है और वो जगह यहाँ से काफी दूर है। फिर गेतो उससे पूछता है कि हाइबारा, तुम्हें एक जुजुत्सु सॉर्सर बनके कैसा लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम आगे भी ये कर पाओगे? ऐसा लग रहा था कि वो ये सवाल हाइबारा से नहीं खुद से कर रहा हो। और तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और कहती है, तुम ही गेतो हो ना, तो बताओ मुझे तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? गेतो से पूछता है, कौन हो तुम? हाइबारा उस लड़की को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हाइबारा उसे जवाब देते हुए कहता है, अरे वही लड़कियां जो बहुत ज्यादा खाती हैं। गेतो उसे बहुत ही अजीब तरीके
से देखता है आए और हाइबारा वहाँ से चला जाता है। वो लड़की गेतो के पास आकर बैठ जाती है और उसे बोलती है कि मेरा नाम यूकी है और मैं एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सर हूँ। गेतो उसे पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सर होने के बावजूद भी किसी भी मिशन पर नहीं जाती है। अब यूकी उसे बताती है कि हाँ मैं एक इंडिपेंडेंट सॉर्सर हूँ, लेकिन मैं जुजुत्सु हाई के लिए काम नहीं करती। तुम लोग कर्स्ड स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करते हो है ना, तुम लोग बीमारी का इलाज करते हो, लेकिन मैं बीमारी को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करती हूँ हमेशा। मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हूँ जहाँ पर कोई कर्स्ड स्पिरिट ही ना हो। क्या ये कर्स्ड स्पिरिट्स इंसानों की बॉडी से लीक हुई कर्स्ड एनर्जी का एक रिजल्ट है ना? तो बिना किसी कर्स्ड एनर्जी की दुनिया बनाने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, इंसानों के अंदर जो कर्स्ड एनर्जी है उसे ही खत्म कर दो, ठीक है। और दूसरा, सभी इंसानों को अपनी कर्स्ड एनर्जी को यूज करना सिखा दिया जाए, सभी के सभी लोग सॉर्सर बन जाए। लेकिन सच बोलूं तो मुझे तो पहला तरीका ज्यादा पसंद है और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल भी है टोजी फुशिक्रो, जो कि दुनिया में पहला ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई भी कर्स्ड एनर्जी नहीं थी, लेकिन हेवनली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसके अंदर बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ थी और उसकी सेंसेस भी बहुत ही ज्यादा तेज थी। दीदी वो तो गोजो ने उसे मार दिया क्योंकि गोजो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर अब तो यार वो मर गया। इसलिए अब मेरे पास सिर्फ दूसरा ऑप्शन बचता है और वो ये है कि इंसानों को उनकी कर्स्ड एनर्जी को यूज करना सिखाना होगा मुझे। जुजुत्सु सॉर्सर की जो एनर्जी होती है वो कभी भी लीक नहीं होती है, वो बॉडी के अंदर ही सर्कुलेट होती रहती है और इसीलिए जुजुत्सु सॉर्सर्स कोई भी कर्स्ड स्पिरिट बना ही नहीं सकते कभी। तो अगर सभी के सभी इंसान जुजुत्सु सॉर्सर्स बन जाएं तो कर्स्ड स्पिरिट्स कभी पैदा ही नहीं होंगी और हर साल हजारों लोगों की जान नहीं जाएगी। अब गेतो को वही हेडक्वार्टर वाला सीन याद आ रहा होता है और वो यूकी से बोलता है भाई इससे अच्छा एक और सोल्यूशन है मेरे पास, क्यों ना हम सभी के सभी नॉन सॉर्सर्स को जान से ही मारते हैं इंसानों को। यूकी थोड़ा सा सरप्राइज होती है और कहती है गेतो जो तुम कह रहे हो ना सही कह रहे हो भाई, ये एक तरीका है तो है, इंसानों को मार दो जो कि अपनी कर्स्ड एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। पर भाई मैं इतने भी पागल नहीं हूँ। एक बात बताओ गेतो, क्या तुम इंसानों से नफरत करते हो? अब गेतो उसे सब कुछ बता देता है और कहता है पहले मुझे लगता था कि इंसानों को बचाना हमारा कर्तव्य है, कमजोरों के लिए खड़ा होना मेरा कर्तव्य है, लेकिन अब जैसे जैसे इंसानों का घिनौना रूप मेरे सामने आता जा रहा है मेरे मन में नॉन सॉर्सरर्स की वैल्यू कम होती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ तो लगता है कि मुझे इंसानों के लिए खड़ा होना चाहिए, उनकी जान बचानी चाहिए, लेकिन फिर मुझे इंसानों का घिनौना रूप दिख जाता है और मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। वो ये सारी बात यूकी को बताता है। इससे हमें रियलाइज हो जाता है कि गेतो इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब यूकी उसे बताती है देखो भाई इसका पूरा का पूरा डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या चूज करना है, तुम्हें क्या ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अब ये बोलकर यूकी वहाँ से चले जाती है, पर जाने से पहले वो उसे कहती है कि तुम भी आगे चलकर एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सर बन जाओगे। मास्टर टेंजिन अब स्टेबल है और अब उन्हें एक दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल मिल चुका है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नानामी और गेटो एक मॉर्ग में है। अनफॉर्चुनेटली हाइबारा जिस मिशन पर गया था वहाँ उसकी डेथ हो गई थी। नानामी उसे बताता है कि ये मिशन हमारे लिए बहुत आसान होता क्योंकि हमें एक सेकंड ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट को एक्सरसाइज करना था, लेकिन अपने एरिया में जाते ही वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स बन गया और हाइबारा की मौत हो गई। अब हाइबारा की मौत पर गेतो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और अब गेतो सोचता है कि अब इस लाइफ के आखिरी में मुझे अपने दोस्तों की लाश ही ना मिले बस। और कुछ दिनों बाद गेतो को एक मिशन पर भेजा जाता है जहाँ पर कोई कर्स्ड स्पिरिट एक के बाद एक लोगों को मार रही थी। गेतो वहाँ जाता है और उस कर्स्ड को खत्म भी कर देता है, लेकिन गाँव में उसने जो देखा उसके बाद सब कुछ बदल गया हमेशा के लिए। गाँव के लोगों के हिसाब से गाँव में हो रही उन रहस्यमयी डेथ्स की वजह दो छोटी लड़कियां जिम्मेदार थी। उन लोगों ने दोनों बच्चियों को बहुत ही बुरी तरह से मारा पहले तो, और उसके बाद उन दोनों को जेल में कैद कर दिया, जबकि रियलिटी तो ये थी कि वो दोनों लड़कियां सॉर्सरर्स थी, इसलिए लोग उन्हें नॉर्मल नहीं समझते थे। गेतो ने समझाने की कोशिश करता है कि इन दोनों बच्चियों की कोई गलती नहीं है इसमें, ये इनोसेंट है यार, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और इन दोनों लड़कियों को कहते हैं तुम दोनों राक्षस हो एक नंबर की, तुम्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। वो लोग उन दोनों लड़कियों को बहुत ज्यादा गालियां देते हैं और अब गेतो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब गेतो को यूकी की कही हुई वही बात याद आती है। यूकी ने उसे कहा था कि तुम्हें किसी एक थॉट को चूज करना होगा, या तो तुम इंसानों से नफरत करनी शुरू कर दो या फिर इंसानों की भलाई के लिए काम करो। अब गेतो उनमें से एक थॉट को चूज कर लेता है और इस मोमेंट से सब कुछ बदल जाता है और अब गेतो की जिंदगी बदलने वाली है। अब उन गाँव के लोगों के इस रूप को देखकर गेतो अपनी एक कर्स्ड स्पिरिट निकालता है और उन दोनों लड़कियों को छोड़कर उस गाँव में मौजूद सभी के सभी लोगों को मार देता है। 112 लोगों का गेतो मर्डर कर देता है और अब कुछ दिनों बाद इस बात की खबर जुजुत्सु हाई में पहुंच जाती है कि गेतो की कर्स्ड स्पिरिट की वजह से उन लोगों की मौत हुई है और इसके कारण उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। ये बात यागा गोजो को पर्सनली जाकर बताता है कि गेतो ने 112 लोगों की हत्या कर दी है और ये बात सुनकर गोजो को पहले तो यकीन ही नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, गेतो ऐसा कुछ कर सकता है। उसे यकीन नहीं आता इस बात पर। यागा उसे बताता है ये बिल्कुल सच है, वो सभी के सभी नॉन सॉर्सर्स को मार रहा है, यहाँ तक कि वो अपने खुद के गाँव के लोगों को भी मार रहा है और उसने अपने पेरेंट्स तक को मार दिया है। गोजो को उसकी इस बात पर यकीन ही नहीं आता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था इस बात को, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इस तरफ हम देखते हैं कि शोको एक टाउन में घूम रही थी और गेतो से मिलने आता है वहाँ पर। शोको को भी गेतो के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि ये लोगों को मारना शुरू कर चुका है, लेकिन शोको गेतो की दोस्त है इसलिए वो गोजो के अलावा और किसी को कुछ नहीं बताती कि गेतो से मिलने आया है। शोको गोजो को कॉल करती है और गोजो को भी वहाँ पर बुला लेती है। शोको गेतो से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया यार, क्यों किया तुमने ऐसा, प्लीज बताओ मुझे। गेतो से बताता है जो कुछ भी तुमने सुना है वो सब सच है, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ जुजुत्सु सॉर्सर्स ही हूँ। शोको से कहती है भाई सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही। गेतो से बोलता है और मैं तुमसे उम्मीद भी नहीं करता कि तुम मुझे समझो, और ये बोलकर गेतो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी गोजो वहाँ पर आ जाता है और गोजो गेतो से पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम सच में सभी लोगों को मार दोगे और तुमने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया। गेतो से कहता है हाँ गोजो, मैं शोको को सब कुछ बता चुका हूँ, मैं सभी लोगों को मार रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स
भी तो कोई सोर्सेस नहीं है, इसलिए उनको भी मुझे मारना पड़ा। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो लगा था कि तुम बिना किसी रीजन के किसी को मारना ही नहीं चाहते हो। इस मोमेंट पे गोजो गेतो को वही स्टार रिलीजियस ग्रुप वाले इंसिडेंट के बारे में याद करवाता है। जिस वक्त गोजो ने ही उसे कहा था कि हम इन सभी के सभी फॉलोअर्स को मार दे क्या, तब गेतो ही था जिसने गोजो को समझाया था कि नहीं, ये सही नहीं होगा, हम ऐसे ही इन्हें नहीं मार सकते। लेकिन अब ये वो वाला गेतो तो रहा ही नहीं है। गोजो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि सभी के सभी नॉन सोर्सेस को मारना इम्पॉसिबल है? तुम्हें पूरी दुनिया को ही खत्म करना होगा इसके लिए। तुम अपने गोल को प्रैक्टिकली कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। भाई क्या हो गया तुम्हें? गेतो से कहता है, लेकिन तुम गोजो, तुम तो ये अकेले ही कर सकते हो। अगर मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग बन गया तो मुझे पता है कि मैं ये कर लूंगा। मैंने अपने आप के लिए एक जिंदगी चूज कर ली है। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। अब गोजो गेतो पर हमला करने के बारे में सोचता है, लेकिन गोजो की हिम्मत नहीं होती गेतो को मारने की। गोजो बस वहाँ खड़ा खड़ा फ्रीज हो जाता है और गेतो वहाँ से चला जाता है। ये बात तो यागा भी समझ जाता है कि गोजो गेतो को क्यों नहीं मार पाया। गोजो बहुत ही ज्यादा दुखी था। गोजो कहता है, भले ही मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान क्यों ना हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त की हत्या तो नहीं कर सकता ना। अब इसके बाद हम उसी स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहाँ पर अभी भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे और अब गेतो वहाँ पर उन सभी को लीड करता है और उन सभी को एड्रेस करने के लिए एक प्रीस्ट की तरह कपड़े पहनकर आ जाता है। और अपने साथ गेतो उन दोनों बच्चियों को भी लेकर आया था, जिसके लिए उसने पूरा का पूरा गाँव ही मार दिया था। फिर वो मेन हॉल के अंदर जाकर अनाउंसमेंट करता है कि आज से मैं आप सबका लीडर हूँ और आज से मैं आप सभी को कर्सी से प्रोटेक्ट भी करूंगा। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बदलने वाला हूँ। अब जब एक बंदा उसकी इस बात से एग्री नहीं करता तो गेतो उसे स्टेज पर बुलाता है और सभी के सामने उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है और अब डायरेक्ट सबको वार्न करता है कि चाहे अब जो मर्जी हो जाए, तुम सबको मेरी बात माननी होगी। अब इसके बाद हम टोजी के बेटे मेगुमी को देखते हैं, जिससे मिलने गोजो आया था। गोजो से कहता है, बच्चे, तुम्हारे डैड ने तुम्हें जेनिन क्लैन को बेच दिया है। तुम्हें भी तो कर्सिस दिखाई देते होंगे, तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है बेटे, तो क्या तुम जेनिन क्लैन जाना चाहोगे? मेगुमी उससे पूछता है, अगर मैं वहाँ पर गया तो क्या मेरी बहन खुश रहेगी? मेगुमी अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मेगुमी को लगता है कि उसके डैड और उसकी मॉम उन दोनों को छोड़कर भाग गए हैं और अब उसकी सिस्टर के अलावा और कोई नहीं है। गोजो मेगुमी की सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटे। अगर तुम जेनिन क्लैन में वापस जाते हो तो तुम्हारी बहन खुश तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब मेगुमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी गोजो से कहता है, बच्चे तुम चिंता मत करो, यहाँ से मैं सब कुछ देख लूंगा, मैं तुम दोनों की प्रोटेक्शन करूंगा, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और अब इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ एंड में गोजो ने मेगुमी, नेबारा और यूजी को कॉल कर बुलाया था, जैसा कि हमने पहले पार्ट की एंडिंग में देखा था। और ये सब कुछ जो भी चल रहा था वो गोजो के माइंड में चल रहा था। वो अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा था पूरा। अब वो तीनों गोजो के पास पहुंच जाते हैं। तीनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद कहानी नवंबर 2016 में जाती है, जहाँ कुछ हाई स्कूल के लोग यूटा ओकोत्सु नाम के एक लड़के को बहुत ही लंबे टाइम से बुली करते आ रहे थे। वो उसे बहुत तंग करते थे और एक दिन जब बात बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गई तो यूटा ने अपनी एक कर्स्ड स्पिरिट को बुला लिया, जिसका नाम रीका है। और इस स्पिरिट ने उन सभी पुलिस पर अटैक करके सभी लोगों को मार दिया। इस इंसिडेंट के बाद यूटा को जुजुत्सु हाई लेकर आया जाता है और वहाँ के हायर अप्स यूटा को जान से मार देने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन गोजो वहाँ पर आकर इस बात का अपोज करता है। हायर अप्स उसे कहते हैं कि यूटा का एग्जीक्यूशन उसकी मर्जी से हो रहा है, वो चाहता है कि उसको मार दिया जाए। लेकिन इस पर गोजो ने साफ साफ कहता है कि यूटा सिर्फ एक 16 साल का डरा हुआ लड़का है, ये बच्चा है यार, मैं इसे मरने नहीं दे सकता। यूटा अब जुजुत्सु हाई को ज्वाइन करेगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद गोजो सीधा यूटा से मिलने उसी चेंबर में जाता है जहाँ उसे कस्टडी में रखा गया था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि यूटा का अपनी कर्स्ड स्पिरिट रीका पर कोई कंट्रोल नहीं था। और जब रीका ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों पर अटैक किया था तब यूटा को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हुआ था और इसी के चलते एक दिन यूटा ने सुसाइड तक करने की कोशिश की थी, लेकिन रीका ने उसे रोक दिया और बचा लिया। रीका यूटा की एक बचपन की दोस्त थी जो कि मरने के बाद एक कर्स्ड स्पिरिट बन गई है और रीका अब किसी भी कीमत पर यूटा को सब लोगों से प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है और इसीलिए अब यूटा नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी को भी हर्ट हो, इसीलिए वो अपने एग्जीक्यूशन तक के लिए मान गया था। गोजो यूटा को समझाता है कि जो कर्स तुम्हारे ऊपर है, यानी कि तुम्हारी दोस्त रीका, अगर तुम इसे कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम उसे लोगों को बचाने के लिए भी यूज कर सकते हो बेटे, इसीलिए अब तुम्हें जुजुत्सु हाई को ज्वाइन करना चाहिए। अब यूटा का एडमिशन जुजुत्सु हाई में हो जाता है। वो अपने लॉकेट पहनता है और क्लास की तरफ निकल पड़ता है। यूटा के क्लासमेट्स होते हैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट माकी, पांडा और इनुमाकी, जिन्हें हम सीजन 1 में पहले देख चुके हैं। अब इसके बाद जैसे ही यूटा क्लास के अंदर एंटर करता है तो माकी, पांडा और इनुमाकी इमीडिएटली उसकी प्रेजेंस को फील कर लेते हैं और वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इसके साथ ही कर्स्ड स्पिरिट कौन है भाई। और फिर गोजो उन तीनों को यूटा के बारे में बताता है और फिर हमें यूटा और रीका का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 6 साल पहले यूका और रीटा बेस्ट फ्रेंड्स थे और रीका यूटा को एक एंगेजमेंट रिंग देती है और कहती है कि जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तब हम शादी कर लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। लेकिन एक दिन रीका की अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और मरने से पहले वो यूटा को वही अपना शादी वाला प्रॉमिस याद दिलाती है और तब से ही वो एक कर्स्ड स्पिरिट बनकर यूटा के साथ है। गोजो सभी को बताता है कि जैसे तुम लोग देख सकते हो यूटा के पास एक कर्स्ड स्पिरिट है, उसे उसी की बेस्ट फ्रेंड ने कर्स किया है जो कि आज भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसलिए अगर कोई भी यूटा पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो रीका एक्टिवेट हो जाएगी जो कि हमेशा उसके साथ होती है। कि गोजो यूटा को उसके पहले मिशन पर भेजता है। एक एलिमेंट्री स्कूल में एक कर्स्ड स्पिरिट छोटे छोटे बच्चों को मार रहा था। माकी और यूटा दोनों को इसी स्पिरिट को एक्सरसाइज करके उस स्कूल में फंसे 2 बच्चों को रेस्क्यू करना है। अब गोजो एक बाउंड्री बनाकर वहाँ से चला जाता है और दूर से देख रहा होता है उन्हें। अब यूटा का ये पहला मिशन होता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा घबराया होता है। माकी उसे बताती है कि स्पिरिट्स जितनी ज्यादा वीक होती है इतनी ज्यादा एक साथ यानी कि झुंड में होती है। और माकी को रियलाइज होता है कि यूटा एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सर है। वो दोनों आपस में बात कर रहे
रहे थे कि तभी वो कर्स्ड स्पिरिट उन पर अटैक कर देती है, जिससे माकी का कर्स्ड टूल और यूटा का आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है और वो स्पिरिट उन दोनों को खा जाती है। और अब वो दोनों उस स्पिरिट के पेट के अंदर थे और वहाँ उन्हें वो दोनों बच्चे भी मिलते हैं जिसे उन्होंने बचाना था, लेकिन कर्ज की वजह से वो दोनों बच्चे अब जल्द ही मरने वाले थे। ये देखकर यूटा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और तभी माकी भी अचानक से नीचे गिर जाती है। वो बच्चे माकी को देखकर रोने लग जाते हैं और यूटा से कहते हैं हम मरना नहीं चाहते, प्लीज हमें बचा लो। यूटा बेचारा कुछ नहीं कर पाता और वो फ्रीज हो जाता है। और तभी माकी उससे गुस्से में पूछती है तुमने क्यों किया जुजुत्सु हाई को ज्वाइन, क्या करना चाहते हो तुम जिंदगी में, क्या करना चाहते हो। और अब यूका बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है मैं बस किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने तो मरने तक का भी सोच लिया था, लेकिन गोजो सर ने मुझे बताया कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए, इसलिए अब मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ, मुझे लोगों की मदद करनी है। तो माकी उसे कहती है तो जाओ फिर और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कर्सेस को मारो। और ये सुनकर पहली बार यूटा कॉन्शियसली अपनी मर्जी से रीका को समन करता है। उसकी मदद करने के लिए यूटा अपने लॉकेट को निकालकर रीका को बुलाता है और तभी हम देखते हैं कि रीका बाहर आते ही कुछ ही सेकंड्स में सभी की सभी कर्स्ट्स को मार देती है। अब रीका को देखकर गोजो को रियलाइज होता है कि वो एक स्पेशल ग्रेट स्पिरिट है और हम देखते हैं कि यूटा अपने कंधे पर माकी और उन दोनों बच्चों को उठाकर उस स्कूल से बाहर आता है और इस तरह से वो अपना पहला मिशन पूरा करता है। और अब गोजो उन सभी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और हॉस्पिटल में एक छोटे बच्चे को देखकर यूटा को अपना पास्ट याद आता है। और फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि पहली बार यूटा रीका को हॉस्पिटल में ही मिला था और जब रीका ने उसे प्रपोज किया था तो यूटा भी बहुत ही ज्यादा खुश था और यूटा ने ही रीका से प्रॉमिस किया था कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। और इतना ही नहीं, रीका के एक्सीडेंट के बाद यूटा उसकी डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे मर सकती है। और ये सब सोचते हुए यूटा बहुत ज्यादा रोता है, बेचारा यूटा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो की हायर अप्स के साथ एक मीटिंग होती है जहाँ वो लोग गोजो से सवाल करते हैं तुम्हारे होते हुए इतनी लापरवाही आखिर हुई कैसे, रीका जैसी कर्स्ड स्पिरिट को तुमने बाहर कैसे आने दिया। गोजो उनसे कहता है नहीं सर, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैंने ये इंटेंशनली किया था, लेकिन एक बात है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई है, रीका जैसी एक छोटी बच्ची इतनी पावरफुल स्पेशल ग्रेड कर्स आखिर कैसे बन सकती है। जिस पर हायर अप्स उसे कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि यूटा का एग्जीक्यूशन अभी सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही सस्पेंड किया गया है। पर गोजो ने कहता है सर आप भूलिए मत, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं यूटा की ही साइड लेने वाला हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो यूटा को लेकर एक रूम के अंदर जाता है जहाँ बहुत सारे कर्स्ड टूल्स रखे होते हैं। गोजो से बताता है कि रीका जैसी पावरफुल कर्स्ड स्पिरिट को एक्सरसाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बच्चे, लेकिन उसके कर्स को ब्रेक जरूर किया जा सकता है। मुझे पता है तुम रीका से कनेक्ट करने के लिए अपनी एंगेजमेंट रिंग को यूज करते हो, और हाँ अगर किसी भी कर्स को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कैद कर लिया जाए तो वो कर्स से बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो ये लो इस कटाना को पकड़ो, तुम्हें करना बस ये है कि रीका के कर्स को तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके बोरो करते जाना है और उस कर्स को उस कटाना के अंदर एंटर करवाना है और फिर उसे कंट्रोल करना है। और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो एक दिन तो पक्का ही तुम रीका को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाओगे, और जब ऐसा होगा तो तुम और रीका दोनों फ्री हो जाओगे। और ये सुनते ही यूटा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद यूटा अगले 3 महीने तक नॉन स्टॉप माकी के साथ ट्रेनिंग करता है और गोजो उसे ऑब्जर्व करता है। गोजो उना माकी के साथ यूटा को एक मिशन पर भेजता है, लेकिन जाने से पहले गोजो यूटा से कहता है यूटा एक बात का ध्यान रखना, चाहे जो मर्जी हो जाए इस बार तुम रीका को समन नहीं करोगे, उसे बाहर नहीं आने दोगे। रीका का जितना भी कर्स तुम उस कटाना के अंदर एंटर करवा सकते हो बस उसकी उतनी ही पावर का तुम्हें यूज करना है। और इतना कहकर गोजो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूटा और उसके दोस्त एक शॉपिंग मॉल में आते हैं। वहाँ एक कर्स्ड स्पिरिट है जिसे उन्होंने एक्सरसाइज करना है, अपना मिशन स्टार्ट करते हैं और थोड़ी दूर आते ही उन्हें एक कर्स्ड स्पिरिट नजर आती है। और इससे पहले कि यूटा कुछ सोच भी पाता, इनुमाकी अपनी कर्स्ड स्पिरिट टेक्निक से उस स्पिरिट को खत्म कर देता है। यूटा उसकी इस मूव को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तूने 1 सेकंड के अंदर अंदर हरा दिया उसे। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर जाने लगते हैं कि तभी और स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है। ये स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी और इसे एक्सरसाइज करना इन दोनों के बस की बात नहीं थी। अब उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और अब यूटा कुछ देर लड़ने के बाद रीका की हेल्प से उस स्पिरिट को खत्म कर देता है। ऐसा पहली बार था जब यूटा ने पहली बार रीका की पावर को अपनी कटाना में समन करके सही तरीके से यूज किया था। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर जाने लगते हैं और तभी हम उनके पीछे गेटो को देखते हैं जिसके पास इस वक्त यूटा का स्टूडेंट आईडी था। और इतना ही नहीं, अब गेटो के पास टोजी फुशिग्रो की पेट स्पिरिट भी थी, जैसा कि हमने पहले के पार्ट में देखा था कि टोजी के मरने के बाद उसकी स्पिरिट गेटो के पास खुद चलकर आई थी और अब इसीलिए टोजी की स्पिरिट गेटो के पास है। अब इसके बाद गोजो वहाँ पर आता है उसी शॉपिंग मॉल में और तभी उसे रियलाइज होता है कि गेटो की एक स्पिरिट वहाँ पर आ चुकी है और अब गेटो के पास खुद की एक फुल फ्लेज कर्स्ड स्पिरिट्स की एक टीम भी है और वो सभी लोग उसके मिशंस को पूरा करने में उसकी हेल्प करते हैं। इनमें वो 2 छोटी बच्चियां भी हैं जिन्हें गेटो ने रेस्क्यू किया था बचपन में, जो कि अब बड़ी हो चुकी हैं और काफी सुंदर दिख रही हैं। और इन दोनों लड़कियों के नाम है मिमिको नानामिको। और फिर गोजो बताता है कि ये काम गेतो का है। इसके बाद हम गेतो को देखते हैं, उसके पास एक लड़की आती है जिसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके ऊपर किसी भूत का साया है। उसके ऊपर एक कर्स लगा हुआ था जिसे गेतो एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी तारीफ सुनकर गेतो को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। और इधर हम गोजो और प्रिंसिपल यागो को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि तभी गेतो अपनी टीम के साथ जुजुत्सु हाई के अंदर आ जाता है और वो यूटा और उसके दोस्तों से मिलता है। यूटा को देखते ही गेतो उससे बात करने लगता है। वो चाहता था कि यूटा उनकी मदद करे ऐसी दुनिया बनाने में जहाँ पर सिर्फ सॉर्सरर्स रहे और इसके लिए वो सभी की सभी आम इंसानों को मारने वाला है। यूटा और उसके दोस्त ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये बोल क्या रहा है भाई, बंदा पागल वागल है ये। और तभी गोजो और उसके साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यूटा गेतो से कहता है कि वो उसकी मदद नहीं करेगा। फिर गोजो गेतो से पूछता है कि हाँ भी गेतो क्या करने आया हो तुम यहाँ पे। गेतो से बताता है कि वो यहाँ पर एक वॉर डिक्लेयर करने आया है उनके और
जुजुत्सु हाई के बीच में। और ये वॉर 24 दिसंबर की रात को शुरू होगी और उसी रात गेतो 100 कर्स्ड स्पिरिट को टोक्यो के अंदर आजाद कर देगा। और अगर तुम्हें दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ। और ये सब बोलकर गेतो अपनी टीम के साथ कई सारे कर्स्ड स्पिरिट की हेल्प से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें गेतो के बारे में और जानकारी दी जाती है। तो अब हमें पता चलता है कि गेतो रिका और यूटो को एब्जॉर्ब करना चाहता है, क्योंकि वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसके लिए पहले उसे यूटा को मारना होगा। साथ ही गेतो को पता था कि वो लोग वॉर में यूटा को अपने साथ नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि अगर रिका बाहर आई तो वो दोनों साइड के लोगों को खत्म कर देगी। इसलिए 24 दिसंबर की रात को जब सभी लोग बिजी होंगे तो वो अकेले ही जुजुत्सु हाई जाएगा और यूटो को मारकर रिका को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसके बाद 24 दिसंबर की रात आ जाती है। सभी के सभी सॉर्सर्स गेतो की बताई हुई जगह पर पहुंच गए थे और तभी गेतो जुजुत्सु हाई के अंदर आने लगता है। उसके प्लान के मुताबिक यूटा यहीं पर था, लेकिन यूटा के साथ माकी भी वहाँ पर थी। उन दोनों के बीच में बातें चल रही होती हैं कि तभी इन्हें आसमान में गेतो का बैरियर दिखाई देता है और माकी गेतो से लड़ने उसके सामने आ जाती है। दूसरी तरफ बहुत सारी स्पिरिट्स तैयार थी पूरे टोक्यो पर अटैक करने के लिए, और जुजुत्सु हाई के लोग भी अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। लेकिन गोजो को कहीं भी गेतो नहीं नजर आ रहा था और गोजो समझ जाता है कि गेतो इस वक्त जुजुत्सु हाई में होगा। अब इसके बाद गोजो पांडा और टोगे को जुजुत्सु हाई में भेज देता है और बताता है कि माकी और यूटा की जान खतरे में है। वो यहाँ का काम खत्म करके जल्दी ही उनके पास आने वाला है। और अब गोजो अपनी टेक्निक की मदद से उन दोनों को जुजुत्सु हाई में टेलीपोर्ट कर देता है। गेतो की टीम अब अटैक शुरू कर देती है और मिगल नाम का एक विदेशी कर्स्ड यूजर गोजो से लड़ने उसके सामने आता है। दूसरी तरफ गोजो की टेक्निक से पांडा और टोगे उस बैरियर के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन गेतो ने पहले ही माकी को हरा दिया था और माकी काफी ज्यादा घायल भी दिख रही थी। तभी पांडा वहाँ पर पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। पांडा अपने गोरिल्ला मोड में आ जाता है और गेतो पर काफी सारे अटैक्स करने लगता है, लेकिन गेतो भी कमजोर नहीं है भाई बिल्कुल भी। पांडा के सभी अटैक से गेतो बच जाता है और तभी गेतो माकी का वेपन उठाकर पांडा के शरीर के आर पार कर देता है, लेकिन पांडा मरता नहीं है। और तभी टोगे वहाँ पर आ जाता है और अपनी कर्स्ड स्पीड से गेतो को जमीन में धंसा देता है। उन्हें लगता है कि वो जीत गए, इसलिए वो माकी के पास जाने लगते हैं कि उन दोनों को चौकन्ना करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी और गेतो उन तीनों पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे कि वो तीनों बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। यूटा अंदर था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और बाहर आखिर चल क्या रहा है। अब गेतो उन तीनों को हराकर अंदर जाने लगता है। तभी यूटा बाहर आता है और अपने दोस्तों की इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यूटा रिका को बाहर बुला देता है और गेतो के सभी कर्सेस से फाइट करने लगता है और उस फाइट के बीच में अपने दोस्तों को एक सेफ जगह पर छोड़ देता है। इसके बाद यूटा रिका के साथ गेतो से फाइट करने वापस आ जाता है और गेतो काफी सारी कर्स्ड स्पिरिट्स को यूटा की तरफ भेजता है। और अब यूटा एक माइक का यूज करता है जो कि टोगे की कर्स्ड स्पीच से बना हुआ था और यूटा उसकी मदद से सभी कर्स्ड स्पिरिट्स को एक बार में ही खत्म कर देता है। ये देखकर गेतो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। कर्स्ड स्पीच को सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यूटा कुछ ही दिन की ट्रेनिंग के बाद इस टेक्निक को यूज करने लग पड़ा था। दूसरी तरफ जुजुत्सु के सभी लोग उन कर्सेस से फाइट कर रहे थे और पहली बार हम मेमे को देखते हैं जो कि बहुत खतरनाक लड़ाई कर रही होती है और हम उन दोनों लड़कियों को भी देखते हैं। वही गोजो और मिगल की फाइट चल रही होती है। मिगल बस गोजो का टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे गोजो को काफी गुस्सा आ रहा था। उस गोजो के पास एक बहुत ही खतरनाक सा कर्स आने लगता है, जिसे गोजो अपनी लिमिटलेस टेक्निक से मार गिराता है। इसके बाद वो मिगल की बहुत ही गंदे तरीके से पिटाई शुरू कर देता है और गोजो से बचने के लिए उसे अब छुपना पड़ता है। इधर गेतो की बातें सुनकर यूटा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। यूटा रिका की मदद से काफी अच्छे से फाइट कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो गेतो को हरा नहीं पा रहा था। गेतो अपनी कर्स की मदद से यूटा को हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। गेतो यूका को मारने ही वाला होता है कि तभी रिका वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद यूटा फिर से अपनी लड़ाई शुरू करता है और इस बार वो पहले से बहुत ही ज्यादा तेज था। यूटा इतनी ज्यादा पावर का यूज करता है कि उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। ये देखकर गेतो उस पर हंसने लगता है और तभी यूटा गेतो को काफी जोर से मुक्का मारता है, जिससे गेतो दूर जाकर गिरता है। और अब गेतो अपने अंदर से एक स्पेशल ग्रेड कर्स को निकालता है और अपनी सभी 4000 कर्स्ड स्पिरिट्स को एक साथ यूटा पर अटैक करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ ननामे भी अपने जलवे दिखाता हुआ सभी कर्स को मार रहा होता है और अब क्योटो के स्टूडेंट्स को भी देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। इन लोगों को हमने पहले के पार्ट में देखा था, जिसमें टोडो, मेकामारू ये सभी लोग थे। और अब यूटा रिका को कहता है कि वो आखिरी बार उसकी पावर को यूज करना चाहता है, जिससे कि वो गेतो से जीत सके और इसके बदले वो खुद को कुर्बान करने के लिए भी पूरी तरह से रेडी है, ताकि वो दोनों हमेशा साथ रह सके। ये सुनकर रिका अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आ जाती है। गेतो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि जीतने के लिए यूटा खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है। जिसके बाद गेतो अपना अटैक करता है, लेकिन रिका के अटैक के सामने उसकी सभी की सभी कर्स्ड स्पिरिट्स वहीं पर खत्म हो जाती हैं। उन दोनों का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे कि पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है और हर जगह बस धुआं दिख रहा होता है। कुछ देर बाद गेतो बाहर आता है और गेतो काफी ज्यादा घायल दिख रहा था, लेकिन वो यही सोच रहा था कि अगली बार वो जरूर रिका को हासिल कर लेगा। और तभी गोजो उसके सामने आ जाता है और फिर वो दोनों कुछ पुरानी बातें शेयर करते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि गेतो ने जानबूझकर माकी, पांडा और यूटा को जान से नहीं मारा, क्योंकि जुजुत्सु सॉर्सर्स के लिए गेतो के मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। उससे तो सिर्फ नॉन जुजुत्सु सॉर्सर से नफरत है। और फिर गेतो यूटा की आईडी भी गोजो को वापस दे देता है और अब इस तरफ यूटा बेहोश पड़ा होता है और उसके दोस्त उसे उठाते हैं और यूटा उन सभी को ठीक देखकर काफी खुश था। फिर रिका वहाँ पर आती है और यूटा उन सभी को बताता है कि उसने रिका की पावर्स के बदले हमेशा उसके साथ रहने का प्रॉमिस किया है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यूटा रिका की तरफ जाने लगता है पर तभी रिका अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है वापस। तभी गोजो वहाँ पर आ जाता है और वो उन सभी को बताता है कि दरअसल यूटा कोई मामूली इंसान नहीं है, वो काफी स्पेशल इंसान है और वो और गोजो एक ही ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं और दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए यूटा इतना ज्यादा पावरफुल है। गोजो ने ये भी
बताता है कि रीका ने कभी भी यूता को कर्ज नहीं करा था, बल्कि उल्टा यूता ने रीका की डेथ के बाद उसे कर्ज किया था, क्योंकि यूता रीका की डेथ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता और उसके नेगेटिव इमोशन की वजह से रीका एक कर्ज बन गई थी। लेकिन आज वो आजाद हो गई है। ये सुनकर यूता रोने लग जाता है कि उसकी वजह से बेचारी रीका को इतना कुछ सहना पड़ा। उसने रीका को कर्ज कर दिया अपने ही प्यार को। तभी रीका उसके पास आती है और उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है, इन 6 सालों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और अब रीका की आत्मा को शांति मिल जाती है और यूता उसे आखिरी बार गुड बाय कहता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि गोजो यूता और उन सभी को एक नए मिशन पर भेज रहा होता है। और गाइस, एंडिंग सीन में हम मिगेल को देखते हैं और मिगेल और यूता साथ में मिलकर लंच कर रहे होते हैं। दरअसल गोजो ने मिगेल के साथ मिलकर एक डील की होती है कि वो उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन बदले में मिगेल को यूता को ट्रेन करना होगा। और अब यूता की ट्रेनिंग चल रही होती है और इस सीरीज का दूसरा पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज इस वीडियो पर 4000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। और प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार बनाने में। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।